पिछली कड़ी में हमने अकबर द्वारा बैराम खां के व्यवहार से तंग होकर मुगल शिविर छोड़कर जाने, वापस लौटकर आने, अफगान नेता गाजी खां के हिसार में मुगल सेना से परास्त होकर गुजरात भाग जाने तथा अकबर एवं हुमायूं द्वारा सरहिंद जाकर हुमायूं की कब्र के दर्शन करने आदि घटनाओं की चर्चा की थी। अभी अकबर और बैराम खां के संबंध फिर से सामान्य होने ही लगे थे कि बैराम खां के दुर्भाग्य से फिर एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना का कारण नासिरुल मुल्क था। दर्शकों को स्मरण होगा कि उन दिनों मुगल शिविर में शेख गदाई नामक एक अमीर हुआ करता था, जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया है। एक दिन नासिरुल मुल्क तथा शेख गदाई में झगड़ा हो गया तथा यह झगड़ा शहंशाह तक पहुंच गया। शेख गदाई बैराम खां का मित्र था, इसलिए बैराम खां ने शेख गदाई का पक्ष लिया। इससे नासिरुल मुल्क नाराज हो गया और उसने अकबर के दरबार में आना बंद कर दिया। अकबर नासिरुल मुल्क को नाराज नहीं करना चाहता था, किंतु बैराम खां नासिरुल मुल्क को क्षमा करने के पक्ष में नहीं था। अतः यह प्रकरण लंबा खिंच गया। अंत में कुछ बूढ़े अमीरों ने बीच बचाव करके नासिरुल मुल्क तथा शेख गदाई में सुलह संधि करवाई और नासिरुल मुल्क फिर से दरबार में आने लगा। इसके बाद यह प्रकरण शांत हो गया और शाही लश्कर दिल्ली की ओर चल पड़ा। जब शाही लश्कर दिल्ली पहुंचा तो बादशाह अकबर को एक और ऐसी सूचना मिली जिससे अकबर और बैराम खां के संबंध फिर से खराब हो गए। किंतु इस प्रकरण में काबुल के गवर्नर मुनीम खां का अधिक दोष होने से बैराम खां इस दोष से बच गया। अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह हुमायूं के समय में ख्वाजा जलालुद्दीन बुजक नामक एक व्यक्ति बादशाह का खास कुली हुआ करता था। वह हुमायूं का विश्वस्त था और हुमायूं के इतना मुंह लगा हुआ था कि वह शाही दरबार के किसी भी अमीर एवं बेग से हंसी मजाक किया करता था। वह किसी के भी मुंह पर उसकी निंदा कर देता था। हुमायूं के अमीर एवं बेग ख्वाजा जलालुद्दीन की बदतमीजियों को पसंद नहीं करते थे, किंतु उस पर बादशाह की अत्यंत अनुकंपा जानकर उसे सहन करते थे। हुमायूं के जीवन काल में ही ख्वाजा जलालुद्दीन ने बैराम खां के साथ कोई बदतमीजी की। इस पर बैराम खां ने उसे डांट दिया था। ख्वाजा जलालुद्दीन ने बादशाह हुमायूं से बैराम खां की शिकायत की। जब बैराम खां को इस बात का पता चला तो उसने ख्वाजा जलालुद्दीन को कठोर दंड दिया। चूंकि उन दिनों बैराम खां ही हुमायूं की असली शक्ति था, इसलिए हुमायूं ने बैराम खां के इस व्यवहार को सहन कर लिया। किंतु हुमायूं ने ख्वाजा जलालुद्दीन को गजनी का गवर्नर बना दिया। तब से ख्वाजा जलालुद्दीन इसी पद पर कार्य कर रहा था। अब हुमायूं दुनिया में नहीं था और मुनीम खां काबुल का गवर्नर था। मुनीम खां भी ख्वाजा जलालुद्दीन के छिछोरेपन को पसंद नहीं करता था, इसलिए वह ख्वाजा जलालुद्दीन को बार बार दंडित किया करता था। गजनी का गवर्नर बनने के बाद भी ख्वाजा जलालुद्दीन ने अपनी छिछोरी हरकतें नहीं छोड़ी थीं। जब मुनीम खां ने उसे दंडित किया तो ख्वाजा जलालुद्दीन ने गजनी से भारत भाग आने की योजना बनाई ताकि वह बादशाह अकबर का संरक्षण प्राप्त कर सके। ख्वाजा जलालुद्दीन को ज्ञात नहीं था कि अकबर भले ही भारतीय क्षेत्रों का शहंशाह था, किंतु जिस प्रकार काबुल की वास्तविक सत्ता मुनीम खां के हाथों में थी, उसी प्रकार भारतीय क्षेत्रों में शहंशाह की वास्तविक शक्ति बैराम खां के पास थी। अन्यथा ख्वाजा जलालुद्दीन गजनी से भारत आने का निर्णय कभी नहीं लेता। जब मुनीम खां को पता लगा कि ख्वाजा जलालुद्दीन
गजनी से दिल्ली जा रहा है तो मुनीम खां ने ख्वाजा जलालुद्दीन को रास्ते से ही पकड़कर बुलवा लिया तथा उसकी आंखों में नश्तर फिरवा दिया। अबुल फजल ने लिखा है कि ख्वाजा जलालुद्दीन की आंखों में कई बार नश्तर फेरा गया, किंतु उसकी आंखों की ज्योति समाप्त नहीं हुई। इसलिए ख्वाजा जलालुद्दीन कुछ समय बाद फिर से चुपचाप भारत के लिए रवाना हो गया। जब बैराम खां को ज्ञात हुआ कि ख्वाजा जलालुद्दीन दिल्ली आ रहा है तो बैराम खां ने आदेश जारी किए कि ख्वाजा जलालुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया जाए। जब बादशाह अकबर को बैराम खां के इस आदेश की जानकारी हुई तो अकबर बड़ा दुखी हुआ, किंतु वह इस बार भी बैराम खां से अपने मन की बात नहीं कह सका। उधर काबुल का गवर्नर मुनीम खां भी नहीं चाहता था कि ख्वाजा जलालुद्दीन दिल्ली पहुंचकर बादशाह से मिले और मुनीम खां द्वारा काबुल में की जा रही कार्यवाहियों के बारे में शहंशाह को बताए। इसलिए मुनीम खां ने अपने गुप्तचर फिर से ख्वाजा जलालुद्दीन के पीछे दौड़ाए तथा ख्वाजा जलालुद्दीन को पकड़कर मंगवा लिया। जब ख्वाजा जलालुद्दीन पुनः काबुल लाया गया तो ख्वाजा जलालुद्दीन का भाई भी उसके साथ था। मुनीम खां ने इन दोनों भाइयों को मरवा दिया। इस प्रकार ख्वाजा जलालुद्दीन मर गया तथा उसका दोष बैराम खां पर नहीं आकर मुनीम खां पर चला गया। जब अकबर को ज्ञात हुआ कि मुनीम खां ने मरहूम बादशाह हुमायूं के खास कुली ख्वाजा जलालुद्दीन को अंधा करके मरवा दिया है तो अकबर बड़ा दुखी हुआ। वह समझ गया कि वह नाम मात्र का ही बादशाह है, असली बादशाह तो बैराम खां और मुनीम खां हैं। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर को क्रोध तो बहुत आया, परंतु उसने सोचा कि इसका बदला अल्लाह लेगा और कुछ नहीं कहा। एक ओर तो अकबर अपने अमीरों के सामने इतना बेबस था और दूसरी ओर अबुल फजल अकबर के चमत्कारिक स्वरूप की प्रशंसा करते हुए थकता नहीं था। अबुल फजल ने लिखा है कि जब शहंशाह की दृष्टि हाथी जैसे आश्चर्यकारी पशु पर पड़ी तो अकबर ने उस पर विशेष ध्यान दिया और उसे अपने साहस से वश में कर लिया। अकबर ऐसे हाथी पर चढ़ जाता था जो आदमियों को मार देता था, महावतों को गिरा देता था और जिसे देखकर लोगों के दिल बैठ जाते थे। एक बार एक मस्त हाथी ने अपने महावत को तथा कई लोगों को मार डाला। इससे नगर में त्रास फैल गया। अकबर ने उसके दांत पर पैर रखा और मुस्कुराते हुए उस पर चढ़कर उसे दूसरे हाथियों से लड़ाया। एक दूसरा हाथी अपने महावत के वश में नहीं था तो अकबर कूदकर उस पर जा बैठा और उसकी गर्दन में रस्सा डाला तथा उसमें अपना पैर फंसा दिया। एक दिन लखना हाथी बड़ा मस्त हो रहा था। अकबर ने उस पर चढ़कर उसे वश में करना चाहा, किंतु अचानक ही हाथी का पैर खाई में धंस गया। अकबर का पैर भी रस्सी में फंसा हुआ था, इस कारण हाहाकार मच गया। बड़ी कठिनाई से अकबर को उस हाथी की पीठ से उतारा गया। जब बैराम खां को इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो वह दरबार में उपस्थित हुआ तथा उसने धरती पर गिरकर बादशाह को दंडवत प्रणाम किया तथा अल्लाह को शुक्रिया कहा। इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से अबुल फजल यह सिद्ध करना चाहता था कि अकबर में कोई दिव्य शक्ति थी जिसके बल पर वह बुरे स्वभाव वाले हाथियों एवं घोड़ों को भी वश में कर लेता था। कहा नहीं जा सकता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगली कड़ी में देखिए, बैराम खां ने अकबर के राजस्व मंत्री को बंदी बना लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।